हम लोग जीडीसी की क्लास देख रहे हैं और जीडीसी में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं। क्वेश्चन एनालिसिस कर करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो ये इसके तहत जो हम लोगों ने श्रृंखला शुरू की हुई है उसमें पीवाईक्यू की भी एक श्रृंखला है और उसमें जो हम लोगों ने कल देखा था वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। ज्योग्राफी के बाद हम आज देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में हम लोग आज पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में। तो उसको देखते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट सिलेबस है जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस। और आपको ये वीडियो जो है बैठ करके एक बार गहराई से एनालिसिस करके देखना होगा ताकि आप जो है क्या क्या पढ़ना है ये जान पाएँ और क्या क्या छोड़ना है ये भी जान पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं हिस्ट्री से संबंधित। पहला क्वेश्चन हमारा है प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा बी। ठीक, 1206 ईस्वी में 15 से 1526 ईस्वी सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारत के अंतिम तुर्की विजेता मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। उन्हीं में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्याग्रह की तथा भारत का शासक बना। तुर्कों द्वारा स्थापित साम्राज्य को 1206 ईस्वी से मुगलों के आगमन 1526 ईस्वी तक के समय को दिल्ली सल्तनत के काल से नाम से जाना जाता है। इस दौरान दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों के शासक ने भारत का प्रशासन किया और इस प्रकार हैं ये। ठीक, पहला है गुलाम वंश या मामलुक वंश 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश बहुत महत्वपूर्ण, देखते रहिएगा। 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही कोड का चयन कीजिए। दीने इलाही किसने चलाया था? अकबर का। दास वंश कौन शुरू किया था? कौन था? दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। साइमन कमीशन गो बैक का नारा कब लगा था? 1928 में, जब साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन गो बैक। नेक्स्ट जो है औषधि विज्ञान के विद्वत ऋषि थे चरक मुनि। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी बता देती हूँ। ए का 4 दीने इलाही का अकबर हो जाएगा। बी का एक जो है दास वंश का कुतुबुद्दीन होगा। साइमन कमीशन का सी का 2 हो जाएगा। औषधि सी डी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौटिल्य के षड्गुण नीति में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? षड्गुण नीति यानी मैत्री सम्मिलित नहीं है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में षड्गुण नीति में 6 तत्वों की चर्चा की गई है। आचार्य, आश्रय, संधि, विग्रह, यान, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। आश्रय, संधि, विग्रह, यान, आसन और द्वैधिभाव। इस प्रकार स्पष्ट है कि मैत्री षड्गुण नीति का तत्व नहीं है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी था? तो आंसर हो जाएगा भारत सचिव। ठीक, भारत सचिव। विक्टोरिया घोषणा नवंबर 1858 इलाहाबाद के पश्चात भारतीय शासन प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। तत्पश्चात भारत का शासन चलाने के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई। ठीक, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो भारत में आंसर हो जाएगा हमारा जहांगीर। भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम आधिकारिक कोठी सूरत में खोली थी। यह कोठी खोलने की अनुमति उन्हें मुगल सम्राट जहांगीर से प्राप्त हुई थी। 1605 से 1627 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किया है, किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है, यानी पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय राज्य।
हमारा होगा मध्यकाल कमोवेश धार्मिकता का काल था, जिस कारण इसे अंधकार युग की संज्ञा दी जाती थी। इसे आधुनिक रूप प्रदान करने में पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन तथा राष्ट्रीय राज्य सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है, आंसर हो जाएगा सी। वैज्ञानिक मानववाद वाद के सूत्रधार एम.एन. रॉय मानवेंद्र नाथ राय थे। ये साम्यवाद से प्रभावित थे। इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन काल में इराक को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो होगा हमारा आंसर डी, मेसोपोटामिया। प्राचीन काल में इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया से भारत का व्यापार होता था और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप जानते ही होंगे। वो उतनी ही पुरानी है जितनी कि मिस्र की सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनुस्मृति में। मनुस्मृति प्रथम शताब्दी का एक प्रमुख सामाजिक विधि विधान का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया। इस समर्थन पर अनेक विद्वान जैसे मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट और गोविंदराज ने भाष्य लिखा है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतःविवाह। अंतःविवाह एक विशिष्ट सामाजिक समूह, जाति या जाति समूह के भीतर शादी करने की प्रथा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नलयिरादिव्यम प्रबंधम ग्रंथ किन संतों के से संबंध रखता है? तो आंसर हो जाएगा अलवार संतों से। नल इरा दिव्य प्रबंधम तमिल के 4000 पद्यों को कहते हैं। इसकी रचना 12 अलवार संतों ने 8वीं शताब्दी के पहले की थी। अपने वर्तमान समय में इन पद्यों का संकलन द्वारा 9वीं और 10वीं सदी में किया गया था। तमिल की नलायर का अर्थ होता है 4000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, दीपांकर श्रीज्ञान। उपयुक्त विकल्पों में से दीपांकर श्रीज्ञान का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं था। यानी शीलभद्र, चंद्रपाल, धर्मपाल, ये जो थे नालंदा विश्वविद्यालय से थे। ये विक्रमशिला के उच्च पदस्थ आचार्य थे। विक्रमशिला भी यूनिवर्सिटी जो थी बिहार में ही थी और इसको भी बख्तियार खिलजी ने ही खत्म किया था। ठीक है, बिहार में 12 विश्वविद्यालयों को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। 10वीं शताब्दी के इस महान आचार्यों को बौद्ध धर्म का अंतिम प्रमुख विद्वान माना जाता है। इनके अवसान के बाद देश में बौद्ध धर्म की अवनति हो गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट में से एक है, कौन? तो हमारा आंसर होगा भड़ला, जोधपुर में है। मेरकाम इंडिया संस्था में जोधपुर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्थित भड़ला पार्क को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित किया गया। यहाँ 18 बड़ी कंपनियों के सोलर प्लांट पॉइंट स्थापित किए गए हैं। 2245 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ कर्नाटक के पावागढ़ सोलर पार्क के पीछे छोड़कर यह प्रथम स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृति है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। सारनाथ स्तंभ पर कुल 4 पशु, सिंह, हाथी, घोड़ा और सांड की आकृति है। शीर्ष पर एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए 4 सिंह, नीचे पट्टी पर एक हाथी, एक चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृतियां हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत सरकार द्वारा राज चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जीडीसी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यही है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाए ये ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं इसको। तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर तथा नचना कुठार का पर्वती मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी के समीप देवगढ़ में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु के अवतारों को चित्रित किया गया है। सन 1875 में सर अलेक्जेंडर कलिंघम को यहाँ गुप्त काल के अभिलेख मिले हैं।
ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कम्बुज का अंकोरवाट मंदिर किस शासक की कीर्ति का स्मारक है? अंकोरवाट मंदिर के बारे में आप जानते होंगे, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, कंबोडिया में है। कंबोडिया का प्राचीन नाम कम्बुज था। कम्बुज के अंकोरवाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसका निर्माण उनके उत्तराधिकारी जयवर्मन के शासन काल में पूरा हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अंकोरवाट मंदिर एक विष्णु मंदिर है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा है धार्मिक स्मारक है और अंकोरवाट का मंदिर विष्णु मंदिर है और सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था, पूरा किया था। जयवर्मन के शासनकाल में इसको पूरा किया गया था। जीडीसी की दृष्टि से 4 फैक्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो आंसर हो जाएगा मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ठीक, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक थे और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे ने अपने रेजिडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों ने 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दिया और अपराधियों को कड़ी सजा दी। अन्य सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 3 बार 1886, 1893, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कांग्रेस पार्टी पे और कांग्रेस के जो अलग अलग कॉन्फ्रेंस हुए थे उन पे, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन का विस्तार शीघ्र ही देश के अन्य भागों तक भी हो गया। लोकमान्य तिलक ने मुंबई और पुणे में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन के नायक। ठीक, तो इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करिए पॉइंट को। लोकमान्य तिलक ने बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब में, उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने, ये इम्पॉर्टेंट है, यूपी में सैयद हैदर रजा ने, दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ढाका के सलीमुल्लाह खान ने आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूटों की सहायता से भूवैज्ञानिक अवधि युगों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हमारा देखते हैं आंसर क्या होगा। ट्रायसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, ये तो सही नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा केवल बी, पोलियोजेइक, मिसोजेइक, सिनोजेइक। ठीक है, तो ये चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फेनेरोजोइक जो होता है कल्प है, युग है सीनोजोइक, काल है, इसमें क्वार्टरनी, नियोसिन, पोलियोसिन। ये हालांकि ये ज्योग्राफी के स्केल हैं, इसे क्वेश्चन तो आने नहीं चाहिए थे, आ गए तो फिर इसको थोड़ा सा आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा कि क्या क्या है, किस कल्प में कितने युग हैं। एक कल्प में कितने युग हैं? 3 युग हैं। ठीक, और काल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काल हैं। अवधि देख लीजिए इनका क्या क्या है। ठीक है, इसको याद करने वाली बात है, टू द पॉइंट रटने वाली बात है। तो सीनोजोइक में 3 काल थे, और मेसोजोइक में 3 काल थे, पेलियोजोइक में 6 काल थे।
ठीक, इस तरह से इसको देख लेना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग कि क्या क्या इसका आंसर कैसे मिलेगा। तो पहला है भारवी, शुद्रक, विशाख दत्त और विष्णु शर्मा। तो इसके जो ग्रंथ हैं, भारवी का पंचतंत्र देवी चंद्रगुप्तम और मृक्ष कटिका और किरातन अर्जुनीय। तो आंसर देखते हैं हमारा क्या है। भारवी का किरार्जुन किरार्तन किरातार्जुनीय, शूद्रक का मृक्ष कटिक, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगज्ज था। क्या था धर्मगज्ज? पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगज्ज का अर्थ पुस्तकालय था। प्राचीन तिब्बती स्रोतों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय विशाल पुस्तकालय की 3 बड़ी बहुमंजिलों पर इमारतें थी। रत्न सागर ज्वेल्स का महासागर, रत्नोदधि ज्वेल्स का सागर और रत्न रंजक गहनों से सजी हुई हुआ करती थी। तो जैसा कि हमने बोला था कि क्वेश्चंस एक स्टेट का दूसरे स्टेट में भी पूछ रहा है, आयोग का कोई वो नहीं है, नियम नहीं है तो कि यहीं से पूछेगा और हर स्टेट का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके जाइए। क्योंकि देखिए पहले यूपी हायर में नालंदा विश्वविद्यालय के 3 लाइब्रेरियों का नाम देकर के पूछ लिया था कि ये कहाँ कौन से विश्वविद्यालय में थे, और अभी पूछ लिया है नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित और आरपीएससी में। तो यूपी और आरपीएससी दोनों में नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए सारे आयोग का क्वेश्चन करिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना नोट्स तैयार किया हुआ है कि सारे आयोग के सिलेबस और क्वेश्चन को मर्ज किया गया है, तो आप उससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और उसको ज़रूर पढ़िए। उसको अनदेखा करने का मतलब है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी छोड़ देना। या तो आप अलग से टाइम दे करके इतना कुछ करें, या एक तैयार किया हुआ फ्री का कंटेंट आपको उपलब्ध है तो आप आसानी से देख करके उसको अपने आप ही सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आगे आपको खुद से सहूलियत हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, इस पुस्तकालय में न केवल धार्मिक पांडुलिपियां बल्कि व्याकरण, तर्क, साहित्य, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों पर अनेक ग्रंथ भी मौजूद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? आंसर होगा 32। अशोक के सारनाथ स्तंभ में सिंह के सिरों पर रखे हुए महाधर्म चक्र में 32 तीलियां हैं। सन 1949 में संविधान सभा के बहस के फैसले के अनुसार भारतीय तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीक के 4 शेरों के कंधे पर चक्र रखने का मकसद इसे महाधर्म चक्र बनाना था, जिससे 32 तीलियां होती है। घोष के अनुसार यह चक्र बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें 4 सत्य और जीवन के 8 तौर तरीके 4 गुण 8 यानी 32 होते हैं। 4 गुणा 8 यानी 32 होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में को कालक्रम के अनुसार लगाइए। शिवाजी के संदर्भ में और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूरत की प्रथम लूट, अफजल खां घटना, पुरंदर की संधि, शाइस्ता खां पर रात्रि आक्रमण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। पहले हुआ था क्या? सूरत की प्रथम लूट 6 से 10 जनवरी 1664 में, अफजल खां की घटना जो थी 1 नवंबर 1959 ईस्वी, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी और शाइस्ता खां पर रात्रि में आक्रमण मार्च 1660 ईस्वी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा था? ठीक है, तो आंसर हम लोग देखते हैं। अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकारने के लिए महाराणा प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे थे, सभी नाकाम रहे। 4 शिष्टमंडल निम्नलिखित हैं। जलाल खां नवंबर 1572, मान सिंह जून 1573, भगवंत दास सितंबर 1573, टोडरमल दिसंबर 1573। किस काल में सुमात्रा, जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 8वीं शताब्दी के ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 8वीं शताब्दी ईस्वी में जावा, सुमात्रा तथा मलाया के भूभागों पर शैलेंद्र नामक एक नवीन राजवंश का उदय हुआ। शैलेंद्र ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की तथा संपूर्ण पूर्वी द्वीप पर अपना एकछत्र शासन कायम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक था। कौन था? तो जयसिंह प्रथम।
ठीक है। तो दो चीज़ें इससे निकल के आई कि पुरंदर की संधि में मुगल सेना नायक शिवाजी के साथ मुगल सेना नायक जो था किसने किया था, तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में ये लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई, पुरंदर में लड़ाई हुई थी और पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। इसको ध्यान में आप रखेंगे तो इस क्वेश्चन से हमें तीन चीज़ें निकली। इसी तरह से हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं ताकि जब क्वेश्चन जब या सिलेबस जब पैटर्न एग्जामिनर के सामने जाए, जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, पेपर सेटर होते हैं, उनके सामने जाए तो किसी भी तरह से वो क्वेश्चन बनाए तो वो हम टैकल कर पाएँ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब मुगल सेना नायक जय सिंह प्रथम और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। पुरंदर की संधि, इसके तहत शिवाजी ने अपने 23 किला मुगल को देकर मात्र 12 किले में अपने अधिकार रखे थे। हालांकि ये लाइन महत्वपूर्ण नहीं है। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में नियुक्त किया गया। शिवाजी के विश्वास पर 1666 ईस्वी में शिवाजी जयसिंह के विश्वास पर 1666 में शिवाजी आगरा पहुंचे। वहां पर औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया, लेकिन उसी वर्ष वे भाग निकले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य आंसर होगा। पुष्टि मार्ग की आधारशिला महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने रखी थी। आधारशिला वल्लभाचार्य, ठीक, याद रखना है, ऐसे ही पढ़ना है। जिसमें प्रेम भाव सुख भाव प्रमुख होता है। पुष्टि मार्ग में कौन सा भाग प्रमुख होता है? तो प्रेम भाव। इसे वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है, वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित है। ठीक, पुष्टि मार्ग में भक्त भगवान के स्वरूप के दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला के दोहरे गुंबद पर सबसे अधिक प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला के दोहरे गुंबद पर सबसे अधिक प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? ठीक, क्या है हमारा आंसर? हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण 1569-70 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगा बेगम हाजी बेगम ने करवाया था। सोचिए, हाजी बेगम ने करवाया था। यह मकबरा ज्यामितीय चतुर्भुज आकार है। आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। चार बाग पद्धति में बना प्रथम स्थापत्य स्मारक है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो सब जानते होंगे, अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया था फारसी में, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से उसने विभिन्न ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल द्वारा अनवर ए सुहेली के नाम से किया गया था। अनवर ए सुहेली, ठीक। इसका जन्म 14 जनवरी 1551 में हुआ था। अबुल फजल अकबरनामा, आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी। ठीक, देखिए अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, आईने अकबरी लिखी थी, महत्वपूर्ण है। अनवर सुहेली, ठीक, ये 3-4 लाइनें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसको अब अभी आपके पास बहुत टाइम है, इसलिए आप एक एक करके एक्सप्लेन करके पढ़िए। अगर एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो आपको अन्य नोट्स भी पढ़ने में आसानी होगी, और इसलिए मैं इतना आपके लिए जो है धीरे धीरे खोल के अंदर तक की बातें पढ़ा रही हूँ। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का किया था। अबुल फजल ने कालिया दमन का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। अब देखिए पीछे के क्वेश्चन में हम लोगों में आया था कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था। अभी देखिए फिर किस तरह से हमारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, आप यहीं से सीख पाएंगे। सीधे आंसर्स लिखने का कोई मतलब नहीं है। सीधे आंसर देखेंगे हम और देख करके मार के आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारे लिए अपने आप में गलत होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर तैयार होता है तो पिछले क्वेश्चन पेपर से उसका बहुत हद तक संबंध होता है। अगर हम एक एक को डिटेल में करके एनालाइज करके क्वेश्चन पढ़ लें तो हमारे लिए इतना काफ़ी है, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है अलग से किसी चीज़ के लिए मेहनत करने की।
हमें क्वेश्चन पेपर ही अपना रास्ता दिखा देते हैं। हमें नहीं ज़रूरत है कि आयोग बहुत एक्सप्लेन सिलेबस दे और उसी के आधार पे हम बैठ के पढ़ाई करें। हमारे पास सिलेबस है, सिलेबस जो दिया हुआ है और वेल डिफाइंड क्वेश्चन पेपर हैं, उनको खोलिए और उनको खोल करके पढ़िए। देखिए 4-5 क्वेश्चन लगातार कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिपीट होते जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि आप आइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और इसी पैटर्न पे सिलेबस बनाया गया है। आपको इस चैनल पे बहुत मेहनत के साथ तैयार किया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। देखिए जिस तरह से जेआरएफ के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि 50 क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस से मतलब पेपर के जो अपने ऑप्शनल पेपर के इतर आते हैं, जेआरएफ दिलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। चाहे 100 क्वेश्चन हमारे अपने सिलेबस के हों, लेकिन उस 50 क्वेश्चन के मैक्सिमम को टैकल करना हमारे लिए जेआरएफ के उत्तीर्ण होने का संकेत करता है। कितना हम उसमें सफल होते हैं तो हम जेआरएफ के लिए सफल होते हैं। उसी तरह से जीडीसी के एग्ज़ाम या आयोग के किसी भी अन्य एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भले ही हमारा अपना सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है, 90 क्वेश्चन नो डाउट की बहुत मायने रखता है, लेकिन ये 30 क्वेश्चन को आप अंदाज़ा नहीं है कि आप इग्नोर कर देंगे तो कितना बड़ा नुकसान करेंगे आप। और इसके लिए अलग से टाइम निकाल करके बैठ करके पढ़ना, फिर उस तरह से पढ़ पाना, ये बहुत हद तक संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको इस चैनल पर अगर ज्वाइन करवाई हूँ, अगर इस तरह की श्रृंखला प्रोवाइड कर रही हूँ, तो भरोसा करिए आप एक बार मेरा और इसको पढ़िए। मैंने इसी तरह से सिलेबस को डिज़ाइन किया हुआ है, इसी तरह से अपना जो है नोट्स डिज़ाइन किया हुआ है। आपके लिए बहुत ही आसान काम है। आप बस चला करके वीडियो 2-3 बार 4 बार दिन भर में देखते रहेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बाद में आपको एग्ज़ाम में जा करके और एग्ज़ाम में से निकल करके आएंगे, तब आप बताइएगा कि क्या फ़ायदा था इस वीडियोस का। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन का आंसर्स देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। विक्रमांक देवचरित के 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी कवि विल्हड़ द्वारा की गई थी, जो चालुक्य वंश के विक्रमादित्य श्रेष्ठ के दरबार में रहता था। कौन था? विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की थी? विल्हड़ ने। याद रखिएगा, जो कि विक्रमादित्य षष्ठ है यानी छठा, विक्रमादित्य छठा का राजयाश्रित था। इस ग्रंथ को से चालुक्य राजवंश, विशेष रूप से चालुक्य डायनेस्टी की विक्रमादित्य षष्ठ के विषय में जानकारी मिलती है। अन्य रचनाएं गुप्त काल में रची गई थी। ऑब्वियसली गुप्त काल का है तो गुप्त काल में ही रची जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र रहा है। कौन रहा है? प्राचीन काल में विद्या का केंद्र वल्लभी रहा है। वल्लभी, प्राचीन काल में वल्लभी गुजरात विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ऐसा माना जाता है कि वल्लभी की स्थापना लगभग 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। यहाँ 7वीं शताब्दी के मध्य में चीनी यात्री वेनसांग और आईचीनी आए थे, जिन्होंने वल्लभीपुरा की तुलना बिहार के नालंदा से की थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सारनाथ चार सिंह सुमेलित है। दूसरा है रामपुरवा सांड सुमेलित है। संकिसा अश्व ये सुमेलित नहीं है। संकिसा में जो है हाथी है और लौरिया नंदरगढ़ में सिंह है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया है? देखिए कि मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं वही जो हमारे पैटर्न पे पहले से बना हुआ है। बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन की पैटर्न ना होने के कारण हमारा जो पेपर सेट करने वाला या एग्ज़ाम लेने वाला जो व्यक्ति है वो मजबूर है कि क्वेश्चन रिपीट करे। या तो ऑप्शन से करेगा, या क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकालेगा, या क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में से निकालेगा। जाएगा आखिर कहाँ वो? इसलिए हमें इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। बहुत मतलब कहूँ तो वैज्ञानिक ढंग से, बहुत मेहनत से मैंने इसको तैयार किया हुआ है अपने नोट्स को। ठीक है, तो आप देखते रहिए और हम अभी इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन